अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर अपने प्रोग्राम में बात कर सकें। इस हफ्ते भी बहुत सारे पैगामात मौसूल होते रहे, बहुत सारे मामलात की निशानदही की जाती रही। ताहम मसरूफियत कुछ ऐसी रही क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जाने का इत्तेफाक हुआ है बड़े अरसे के बाद, और ज़ाहिर है कि अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी निभाना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी हुई, बहुत सारे मामलात को खुद जाकर देखा भी, और ये जानना इसलिए ज़रूरी था ताकि पता चल सके। बहुत सारे पैगाम दोस्तों के मौसूल होते हैं, ताहम सूरत हाल का ज़्यादा बेहतर तौर पर इल्म तब होता है जब आप वहाँ जाकर किसी भी जगह, किसी भी इलाके के हवाले से, कि जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल बात मुख्तसर करूँगा क्योंकि बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करनी है। खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगभग 15 साल से ज़्यादा का अरसा तकरीबन मेरा ख्याल है हो चुका है जो वहाँ पर मौजूद है। और जिस किस्म की सूरत हाल वहाँ पर है, मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूँ कि अब नौमान की सूरत हाल हो, महंगाई हो, दीगर मसाइल हों, बल्दियाती मसाइल हों, इतने ज़्यादा मसाइल में शायद पाकिस्तान के तमाम ही इलाक़ों में मेरे जाने का इत्तेफाक होता है, पंजाब के, बलूचिस्तान के, सिंध के, हर तरफ। लेकिन जो बदहाली, मौशी बदहाली, बदतरीन इंतज़ामी मामलात जो मैंने खैबर पख्तूनख्वा में देखे, वो शायद मैं बात बड़े वसूख से, बड़ी ज़िम्मेदारी से बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखे। मिसाल के तौर पे आज से 2 दिन या 3 दिन कबल वहाँ पे एक बड़ी मशहूर और मारूफ जगह है, एक सनती इलाका है, कारखानों मार्केट के नाम से। वहाँ पर एक गोदाम के अंदर आग लगी, तो आप ये समझ लीजिए कि वो तीसरे दर्जे की आग, और उसको बुझाने के लिए सूबे के पास वसाइल नहीं, गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी। और जब मालूम किया गया कि क्या इसकी वजह है, तो पता ये चला कि वो जो जितने भी एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थीं, बड़े तवज्जो से सुनिएगा आप, वो वज़ीर आला साहब अपने एहतजाज के लिए जब ये इस्लामाबाद रवाना हुए थे आज से कुछ दिन कबल, तो अपने लाओ लश्कर में साथ ले गए, और नतीजा ये निकला कि वहाँ जाकर वो गाड़ियाँ बंद हो गई। ज़ाहिर है उनमें डीज़ल सब कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो वहाँ पे गाड़ियाँ बंद खड़ी हैं और उनके पास वापस लाने के लिए उनके वसाइल नहीं है। वो जिस भी मत में आया, वो बंद हैं, कब्ज़े में ली गई हैं, जो भी है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना था उसके लिए उनको रोकना ज़रूरी हुआ। तो ये वहाँ की सूरत हाल है। और उसके अलावा अगर मैं बताता चला जाऊँ तो शायद पूरा प्रोग्राम इसमें जो है वो ख़त्म हो जाए। मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर बात करूँगा, जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा, लोगों से जो मुलाकातें हुई, मौशी बदहाली ख़ास तौर पर जिस किस्म की वहाँ पर देखी गई है, देखी जो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से, वो शायद पूरे पाकिस्तान में कहीं और किसी इलाके में नहीं पाई जाती। तो ये सूरत हाल है। उसके बाद जो वाक़यात होते रहे हैं ना, फिर वहाँ पे लोगों से मुलाकातें हुई, और जो ये इंतज़ामी मामला, जो चीफ़ मिनिस्टर साहब वहाँ के जो एहतजाजों में मसरूफ़ हैं, जो कुछ कर रहे हैं, लोगों की क्या ख़यालात हैं, मैं अगर उसके बारे में बताऊँ, या अगर मैं वो अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उनको बखूबी इस बारे में इल्म हो जाएगा। वो जाके ज़रा लोगों के दरमियान जाएँ और ज़रा जाकर उनसे ज़रा एक दफ़ा मिलें, उनको फिर अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होगा। बहरहाल यहाँ की बात करेंगे, बहुत सारे मसाइल इधर भी हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल और दीगर मामला पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहता हूँ, उनसे मामला पर गुफ्तगू करूँगा। सैयद रोशन अली वारसी साहब, जो कि CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर फ़ेज़ 8 कराची, और तजियाकार की हैसियत से हमने उनको यहाँ मदऊ कर रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रोशन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपका हमें भी। वक्त देने के लिए। रोशन साहब, अब मौशी बदहाली चाहतों हमें नज़र आ रही है, और सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब गामज़न हो रही है। खुदा का शुक्र है कि मामला बेहतर हो रहे हैं। तो ये रियल इस्टेट के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं। अब क्या सूरत हाल है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट? अब ओवरसीज़ जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या और पहला मौका नहीं है। तो अब तो कोई ख़ास उम्मीदें नहीं हैं। मैं इस बारे में चाहूँगा ज़रा आप इस बात करें कि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझते हैं? आप समझते हैं मौक़े मौजूद हैं, कैसे क़ायल किया जाए, कैसे उनको ये बात समझाई जाए कि इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए? ज़रा फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया।
देखें, इस मुल्क के लिए तो मैं हमेशा जो बातें करता हूँ वो आज भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर ज़रूर। लोग कुछ भी बोलें इस मुल्क के मुतालिक, मैं तो कहता हूँ ये मुल्क हमारे लिए बहुत अच्छी उम्मीदें लेकर आ रहा है। उम्मीदें आगे आने वाले दिन हमको बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और इस मुल्क में खजाना छुपा हुआ है, ढूंढने की ज़रूरत है। और मैं उन बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो लोग पढ़ लिख के जो अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को वो मजबूर करते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि ये जो आपके वालिदैन ने जो एम्पायर खड़े किए हैं, जिसकी वजह से जिस बलबूते पे आज आप बाहर जाने की बातें कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके वालिदैन ने मेहनत की, मेहनत करके पैसा कमाया, और वो पैसा कमाने के बाद अब अगर आप वो पैसा आपको नज़र आता है तो अब आपको ये मुल्क बुरा नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है और वालिदैन को चाहिए कि उनको बैठ के समझाएं अपने बच्चों को कि उनको तो पैसा नज़र आ रहा है कि बच्चों को कि भाई ये तो पका पकाया पैसा है, ये बाहर लेके जाएंगे, उनको बाहर की खूबसूरती, बाहर की रौनकें नज़र आ रही हैं, मगर इतना आसान नहीं है। ये पैसा बेसिकली जो लेके जा रहा है वो अपना पैसा ज़ाया करने के लिए लेके जा रहे हैं, डुबाने के लिए लेके जा रहे हैं। वक्ती तौर पे उनको अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, मगर उनसे पूछें जिन्होंने यहाँ पे पैसा मेहनत करके कमाया है, वो किस तरीके से ज़ीरो से काम करके उन्होंने पैसा कमाया। आज अल्लाह का शुक्र है, उनको अगर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए अल्लाह ने दिए हैं, तो उस पैसे के बलबूते पे जो बच्चे उनको मजबूर करते हैं वालिदैन, और वालिदैन मेरे ख्याल में इस उम्र में आके कमज़ोर हो जाते हैं बिल्कुल जो ठीक। कि बच्चों की बात मानते हैं। मैं समझता हूँ बच्चों को मजबूर करना चाहिए कि भाई हमने यहाँ पे पैसा कमाया है, इसी इसी पैसे से, इसी मुल्क से हमारी पहचान है, और आज आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और आज आपको दूसरे मुल्क अच्छे लग रहे हैं और हमारे इस पैसे को बाहर ले जाके आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप में अगर इतने गट्स हैं तो इस मुल्क में आप भी कमा सकते हो, मगर हमारे पैसे पे ये काम नहीं करो, बहुत खूब। आप खुद कमाओ। और जो कमाया हुआ पैसा है वालिदैन का, वो अपने सामने लुटता हुआ देख रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा लुटते हुए पैसा लोगों का, लोगों को रोड पे आते हुए देखा है। जिन लोगों ने, जिन माँ बाप ने मेहनत कर करके ज़ीरो से शुरू करके अच्छे पैसे बनाए, उसके बाद बच्चों ने मजबूर किया, बच्चों की मोहब्बत में वालिदैन ने वो पैसे बाहर भेज दिए। जाने के बाद बच्चों के हाथ में भी पैसे नहीं रहे, क्योंकि वहाँ के अलग कवानीन हैं, उनके अलग तौर तरीके हैं, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते। बस कहता ये कि उनको रौनकें नज़र आती हैं, उनको ज़्यादा रेंट नज़र आता है। प्रॉपर्टी में ज़्यादा रेंट जो है ना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो जो आपके असल पैसे हैं उसकी सेफ्टी क्या है आपकी, बिल्कुल ठीक है। वो नहीं है। तो ये मैं उन बच्चों को तो कहूँगा कि बच्चे गलत कर रहे हैं, मगर बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को अपना एकदम हथियार नहीं डालने चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि ये मुल्क बहुत अच्छा है, इसी मुल्क ने हमें पहचान दी, इसी मुल्क ने हमको पैसा दिया है, तो आप इस पैसे से यहीं पे बिजनेस करें। ये मुल्क ख़त्म होने के लिए नहीं बना है। जिन लोगों के जहन में अगर ये चीज़ है कि ये मुल्क ख़त्म होगा, तो वो मेरे ख्याल में अहमकों की दुनिया में रहने। और ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आप देखेंगे इस मुल्क का कर्जा भी उतर जाएगा, इस मुल्क में तरक्की भी होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अभी हमारे मुल्क में कॉन्फिडेंस की कमी है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा कमाता है, वो पैसा मुल्क में लाते हुए डरता है। उसको ये पता है कि यहाँ पे पैसा लेके जाऊँगा, मेरा पैसा कोई ज़ाया ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, ये पैसा कहीं डूब ना जाए, उसको ये खदशात हैं। तो मैं समझता हूँ ये खदशात जो है हमारी गवर्नमेंट का काम है, इनके खदशात को दूर करना। और अब जो पॉलिसियाँ बन रही हैं हमारे मुल्क में बहुत अच्छी बन रही हैं, तो उस हिसाब से एक पॉलिसी मेरे कहने से ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि वो करें कि वो रीरा का कानून नाफिज कर दें। मैं समझता हूँ कि रीरा का कानून नाफिज होने के बाद जो है हमारे मुल्क में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आपकी सोच है, क्योंकि हर आदमी चाहे पढ़ा लिखा है या वो गैर पढ़ा लिखा है या वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो उसको ये पता है कि रीरा जब होगा तो हमारे पैसों की सेफ्टी होगी। बिल्कुल ठीक जब है। पैसों की सेफ्टी होगी, कौन इस मुल्क में पैसा नहीं लेकर आएगा। सिर्फ यहाँ पे सेफ्टी नहीं होने की वजह से लोग गलती पर गलती कर रहे हैं। एक तो रीरा नहीं है, ऊपर से जो लोगों का पैसा इधर कमाया हुआ है वो ऐसी जगह पे जाके लगा रहे हैं जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, वो पैसा उससे ज़्यादा जगह डूब जाएगा। उनको नहीं पता, वो समझते हैं कि यहाँ से किसी और मुल्क में जाके हम इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ का रेंट अच्छा मिलेगा। मगर मैं उनको बता दूँ कि जो वो पैसा लेके जा रहे हैं वो वापस उनको मिलेगा नहीं दोबारा। बिल्कुल ठीक है। वक्ती तौर पे तो आपको रेंट शायद मिल भी जाए, आपको तसल्ली हो जाए कि मेरी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, मगर क्योंकि मैं खुद बाहर रहकर आया हूँ, मैंने खुद काम किया है, तो मुझे पता चला है कि होता है क्या एंड में। बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने नसीहत कर ली कि बाहर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। जब हम जैसे लोग अगर बैठ के आपको समझा रहे हैं तो आप उससे सबक सीखें, बिल्कुल ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप खुद उसकी एक मिसाल बन जाएं। तो आपको चाहिए कि भाई अपने पैसे की कदर करें। इस मुल्क में इतनी अच्छी अच्छी जगहें, इतनी अच्छी अच्छी जगहें जहाँ पे पैसा सेफ है, सिक्योर है।
पूरा पाकिस्तान ख़राब नहीं है, कुछ जगहें होंगी जहाँ पर बेकायदगियाँ चल रही हैं, बिल्कुल मगर ठीक बहुत है। सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू काम हो रहा है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है? चले मैं बड़े खुलकर ये बात कर लेता हूँ, बच्चों को हमारे असल में मामला ज़रा कम समझ में आते हैं आजकल, हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में। क्या इसका कोई वाक़ईतन कोई शॉर्टकट है कि आप जल्दी से पैसे कमा लें और बड़े इन्वेस्टर भी बन जाएं, हर जगह आप इन्वेस्ट भी करने लग पड़ें? या आपके ख्याल में ये एक स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे आप बढ़ते चले जाएं इसकी तरफ? आपका क्या तजुर्बा कहता है, ज़रा इस हवाले से बताएं। देखें, बच्चे शॉर्टकट में तो कभी भी कोई तरक्की नहीं कर सकता, शॉर्टकट में तो आगे चल के वो पैसे डूब जाते हैं, बिल्कुल। नुकसान ही होता है। ठीक। बेहतर ये है कि आप अपना प्रोसेस जो आप ये सोचें कि प्रॉफिट हो रहा है ना, ग्रेजुअली प्रॉफिट बढ़ रहा है, आप उसको ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू कर दें, उसी प्रोसेस में रहें, और एक वक्त आएगा कि आपको जब समझ आ जाएगा काम, तो आप बहुत जल्दी उस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूले हमारे पास हैं, मगर उसको लोग जो है ना बहुत ज़्यादा शॉर्टकट या लोगों के बहकावे में आके, या फिर ये सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो बातें होती हैं, उससे तंग आके लोग बर्दाश्त होकर वो पैसे को बाहर लेके जाते हैं। तो ये हल नहीं है। उसको सुकून से लोगों की बातों पे भरोसा ना करें, अपने अकल से सोचें, अच्छे समझदार लोगों के साथ बैठें, मिलें, उनसे पूछें, उनको बोलें भाई हमारे जहन में ये खदशात हैं, ये हम पैसा इधर से लेके इसलिए जाना चाहते हैं। मतलब आप उससे पूछें आप क्या करना चाहते हैं, उस पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में बड़े फार्मूले, हमारे मुल्क में इतने फार्मूले हैं कि आपके पैसे मल्टीप्लाई जायज़ तरीके से होंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको तरीका समझने की ज़रूरत है। आप रियल इस्टेट में ही पैसे कमा सकते हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल सही कर रही है कि जो हमारी जो जो फेयर मार्केट वैल्यू थी पहले बहुत कम थी, जिसको FBR वैल्यू कहते हैं, बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो अनडॉक्यूमेंटेड मनी जो है ना इधर पार्क कर देते थे। वो इतना पैसा हमारा यहाँ पे पार्क होता था, जिसकी वजह से लोग शॉर्टकट करके जल्दी पैसा कमाते थे। मैं समझता हूँ अब ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है कि वो अपना जो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर ये प्राइस ले गई है, उसके हिसाब से हमारी जो मार्केट में जो तेज़ी हुआ करती थी, जिसको हम अपनी ज़बान में तेज़ी कहते हैं, वो ख़त्म हो गई। क्योंकि अब सिर्फ जेन्युइन बायर जो है ना वो आता है, वो लेता है प्लाट, उसका खर्चा इतना हो गया कि वो जब प्लाट घुमाने के लिए लेगा ही नहीं, उसको पता है अगर प्लाट खरीद लिया, अगर इसकी पेमेंट करनी पड़ी तो इसका ट्रांसफ़र का इतना खर्चा है, जिसकी वजह से लोगों ने ब्रेक लगा दिया सेल परचेज के ऊपर। तो लोग इसको बुरा समझ रहे हैं, हमारे रियल इस्टेट एजेंट भी बुरा समझ रहे हैं। तो एक लिहाज से अच्छा भी है और एक लिहाज से बुरा इसलिए है कि जो गवर्नमेंट ने जो सारी की सारी जो टैक्सेस है ना वो ये हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर डाल दिए, वो गलत है। मतलब टैक्सेस लगाएं, मगर वो टैक्सेस कम करें। आप जाहिर है आपने ऑफिशियल वैल्यू बढ़ा दी, आपने फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपकी जो मैक्सिमम करके आपने प्राइस कर दी, जो कि प्लाट की एक्चुअल प्राइस है या बंगले की एक्चुअल प्राइस है, उस पर आप ट्रांजैक्शन करें, बहुत अच्छी बात है। तो ब्लैक मनी यहाँ पे पार्क नहीं होगी। मगर उसके साथ साथ जो आपने टैक्सेस जो लगाए ना, वो इतने टैक्सेस इस तरीके से ना लगाए कि फिर जो आपका जो एंड यूज़र जो है ना उसके लिए भी परेशानी हो, बिल्कुल ठीक। जो काम करने वाला है बहुत उसके अच्छी लिए भी बात। परेशानी हो। आप उसको 1% उसका टैक्स लें कि आपका पहिया चले, आपको रेवेन्यू जनरेट हो, पाकिस्तान से बाहर जितने लोग बैठे हुए हैं वो इन्वेस्ट करें, मगर उनके पैसों की सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए। रीरा का कानून बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ आपकी सोच है कि रीरा का कानून बनने के बाद इस मुल्क का भी पैसा यहीं पे रहेगा, बाहर का पैसा भी जो है ना इस मुल्क में आएगा। और जो लोग गलती कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो लोग यहाँ से कहीं और जाके इन्वेस्ट करते हैं, उस मुल्क का मैं नाम नहीं लूँगा, मगर वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करते हैं, आज मेरी बात लिख लें कि वो एक दिन आपको पछताते हुए नज़र आएंगे। वो पैसा उनका डूब जाएगा। तो वो सिर्फ वहाँ पे रोशनियों को देख के, वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, आपके पास पासपोर्ट की सहूलत नहीं है। आप इन्वेस्ट वहाँ करें जहाँ आपके पास पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपकी इस चीज़ की ज़मानत है कि भाई पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उस मुल्क में आपको इंसाफ मिलेगा। हमारे मुल्क में पासपोर्ट है, हमारे पास इंसाफ है, मगर गलतियां हमारे अपने लोगों की, हमें खुद नहीं पता कि करना क्या है। गलतियां करते हैं, पैसे उन लोगों को देते हैं जो मालिक नहीं होते, प्लाट के, प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, उनको जब जाके पैसे दोगे इंसाफ कहाँ से मिलेगा, प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी। ये पूरी एक समझ लें कि एक इंजीनियरिंग है, आपको समझने की ज़रूरत है। आप इस प्रॉपर्टी में अगर काम करते हैं तो आपको सबसे पहले उसके कोर्सेज करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। इस मुल्क में आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ सेफ्टी है, आपके पैसे मल्टीप्लाई होते हैं, मगर उसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पर फ्रॉड होता है, कहाँ पर फाइल को कैसे चेक किया जाता है। ये सब तौर तरीके हैं। इसको इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं और अदालतों के अंदर जो केसेस हमें नज़र आते हैं ना, सैकड़ों की तादाद में, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा,
उसकी वजह यही है कि लोगों की ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और कानूनी मामलात वैसे ही इतने पेचीदा है। तो बहरहाल अगर इसको समझ लिया जाए तो ख्याल ये है कि मामलात आसान हो सकते हैं। क्या वाक़तन इसकी भी ज़रूरत है आपकी ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात के अंदर या लेन देन में किसी वकील से मशावरत की जाए, क्योंकि किराए का मामला हो या दीगर मसाइल हों बड़े पेचीदा होते चले जा रहे हैं। इसको कैसे आसान बनाया जाए? इसके लिए क्या आप समझते हैं कि रीरा ही वाहिद हल है, रेगुलेटर ही ये फैसला करे कि इसकी जो लेन देन है किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से हो या किराएदारी के हवाले से अगर कोई कानून है तो उसको वज़ा किया जाए और उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए? क्या रेगुलेटर का ये काम है और इससे ये मुमकिन हो सकेगा? ये फरमाएं ज़रा। देखिए, पूरी दुनिया में काम जो है कानून के तहत होता है। आप बताएं कि वहाँ पे दुनिया में केसेस चलते होंगे प्रॉपर्टी के मुतालिक, मगर वो इस हद तक नहीं चलते जो पाकिस्तान जो में पाकिस्तान में इंतहाई पेचीदा मामला था। अच्छा, अब इसकी वजह समझ लें कि वहाँ पर वो कानून के तहत काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे वो कानून बन जाएगा, इधर भी केसेस ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ भी प्रॉपर्टी के केसेस जो हैं अदालतों में ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म नहीं होंगे तो कम हो जाएंगे। मतलब आप देखें कि वकीलों के काम कम हो जाएंगे, जजों के काम कम हो जाएंगे। इधर सबसे ज़्यादा जो केसेस चल रहे हैं वो रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी के ही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर आपस में भी अगर इख्तलाफात होते हैं तो प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉपर्टी की होते वजह हैं। से होता तो क्योंकि कानून नहीं है, है। बिल्कुल सही। आपको कानून बनाना पड़ेगा। क्यों, कब तक नहीं बनाएंगे कानून? आप इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और जो कि बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क गामजन हो गया है, तो हमें ये कानून ज़रूर लगाना पड़ेगा, कानून हमें वो लाना पड़ेगा, उस पर इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। फिर तो हर आदमी मजबूर है। बिल्कुल। कानून बना हुआ है, कानून के तहत आपने देने ही मालिक को पैसे हैं। आप किसी और को पैसे दे नहीं सकते, मालिक को देने हैं। और फिर मालिक के नाम पे वो ज़मीन होनी चाहिए, मालिक के नाम पे वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। फिर वो जो पैसे मालिक को मिलेंगे, मालिक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि सेकंड जो पार्टी होती है उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ना हो। तो वो जो पैसे देगा वो एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, बैंक गारंटर होगा। जब इतनी सेफ्टी आपकी होगी तो फिर उसके बाद मेरे को बताएं कि यहाँ के लोग पैसे लेके क्यों जाएंगे किसी और मुल्क में? बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उसके हवाले से कुछ सवालात मौसूल हुए, मैं चाहता हूँ ज़रा उसका भी तस्करा कर दूँ कि लोग प्रॉपर्टी में हमारे यहाँ शहर कराची में बाकी जगहों पर तो उसका मामला मुझे नहीं पता कि किस तरह से लेन देन होती है, लेकिन यहाँ पर एक मामला होता है कि उसकी लीज़ सबसे पहले देखी जाती है जिस जगह पर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहला सवाल जो होता है वही होता है, वो चाहे कराची के किसी भी इलाके में काम करें, किसी भी गोठ में, गाँव में। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है और वाक़तन ऐसा है कि लीज़ इसकी जो है वो मिल रही है, कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका क्या मुस्तकबिल होगा, और अगर नहीं है और मुस्तकबिल में अगर हो जाए तो इस चीज़ की क्या गारंटी दी जाती है? ये ज़रा इसके बारे में चाहूँगा ज़रा वज़ा करें। देखें, कराची में आपके बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, जैसे केडीए में मतलब आपको जज करना बहुत मुश्किल होता है अच्छा, आपने कि अच्छा इदारा कह दिया केडीए को। मैं नहीं, अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो बना तो अच्छा ही है, जी। अब लोगों ने ख़राब कर दिया उसको। इदारा तो अच्छा है, मगर इदारे में जो लोग चलाने काम वाले कर रहे हैं लोग उसको हैं। चलाने वाले, वो अगर उसको अच्छा नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल। डीएचए भी तो एक इदारा है। अब डीएचए को कोई बुरा क्यों नहीं कहता? कह ही नहीं सकता। वहाँ पे ना कोई रिश्वत है, ना फिर आपकी कोई बेकायदगी है। वहाँ हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल है। ठीक है। वहाँ तो केडीए में तो आप घर बनाना शुरू करें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एनओसी का इंतज़ाम नहीं है, आपको जो भी आपकी हाइट है उसका कोई तयन नहीं है, आपने बस बनाना शुरू कर दिया। यहाँ डीएचए में तो आपको पता है कि अगर आप कोई बेंगलो भी बनाने चाहते हैं तो हर स्टेज पे आपको एनओसी लेनी पड़ती है डीएचए से। डीएचए का चेक एंड बैलेंस है, अगर 1 इंच भी आपने दीवार बाहर निकाल दी तो उसकी हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो कौन आदमी ये करेगा? जब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कराची जैसा वो डीएचए जैसा इदारा मौजूद है, तो फिर ये केडीए क्यों नहीं हो सकता? वो अब केडीए क्यों नहीं हो सकता, ये एक सवाल है। एमडीए क्यों नहीं हो सकता, ये एक सवाल है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए मेरा ख्याल में अगर आप नहीं कर सकते तो रीरा का कानून नाफिज कर दें, सब लोग रीरा के मुताबिक काम करेंगे। ये बेचारे जो मासूम लोग हैं वो परेशान नहीं होंगे, उनके पैसे नहीं डूबेंगे। जो अक्सर लोगों के पैसे जो डूबते हैं वो कानून ना होने की वजह से। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ पर इदारे हैं सिंध के अंदर, जैसे एसबीसी और दीगर इदारे, आप करप्शन की अगर आप देखें कहानियाँ और अगर करप्शन के जो मामलात हैं, मैं समझता हूँ दुनिया के अगर चंद इदारों से अगर मुकाबला किया जाए तो मेरे ख्याल में ये सर फहरिस्त ही होंगे जिस नौयत की करप्शन यहाँ हो रही है। शहर कराची के अंदर आप देख लीजिए जिस तरह से तामीरात हुई हैं, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि अगर एक और इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाएगी तो वो ठीक तरह से फंक्शनल होगी, सही तरह से काम करेगी? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हो गया उसको भूल जाए, ठीक है, उसकी हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, मगर हम तो कहते हैं आने वाले वक्तों में जो लोगों की पैसों की सेफ्टी हो सकती है वो हो जाए।
या फिर जो अभी जो पैसा मजीद पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, अब ये जो लोगों में जो एक बेचैनी फैली हुई है कि भाई ये पैसे को बाहर लेके जाएं, यहाँ तो कुछ है नहीं, जिसको देखो समझदार समझदार लोग भी बैठ के यार इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनका अपना मुस्तकबिल तारीख है जो ये सोचते हैं। भाई इसी मुल्क ने आपको पहचान दी है, यही मुल्क है आपको आपको आज़ादाना ज़िंदगी देता है, आज़ादाना ज़िंदगी में आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बादशाहों की तरह आप ज़िंदगी जो गुजार सकते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में गुजार सकते हैं। आप उसको बुरा मत बोलें, क्योंकि बुरा बोलने से आपके अंदर सारी चीज़ें बुरी हो जाती हैं। क्योंकि किसी को बुरा बोलने से वो बुरा नहीं होता, बल्कि आप खुद बुरे हो जाते हैं। आप उसके अंदर अच्छाई तलाश करेंगे, आप खुद अच्छे हो जाएंगे। आप किसी की तारीफ़ करेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। आप अल्लाह को पसंद करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह आपका ख्याल करेगा। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आप किसी को भी बुरा नहीं बोलें, बल्कि उस इस्लाह का पहलू ढूंढें उसमें कि किसी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये जो लोगों ने बेकायदगियाँ की, किसी के पैसे चले गए, अंत से जो कोई सेफ्टी नहीं थी, अब हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और आगे चल के जो हमारे जो लोगों के मज़ीद पैसे जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो रुक जाए। अब मुल्क देखें डॉलर भी रुका हुआ है, उसके अलावा माशाल्लाह और भी चीज़ों में बेहतरी आई है। वरना एक वक्त था कि इसकी उड़ान ख़त्म ही नहीं होकर दे रही थी, डॉलर तो रुक के ही नहीं दे रहा था, हर चीज़ ऊपर भागी जा रही थी, महंगाई भागी जा रही थी। आखिर इसी मुल्क में कंट्रोल हुआ ना, अब ये कंट्रोल हुआ। मैं समझता हूँ ये मुल्क बहुत बेहतर होने जा रहा है, इतना बेहतर होने जा रहा है कि आपकी सोच है। मैं तो आपको यहाँ तक कह रहा हूँ कि इसी ये 2030 से पहले पहले हमारे मुल्क का कर्जा भी मैं उतरता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा। ख़त्म हो जाएगा मुल्क का कर्जा। तो ये सब अच्छी बातें हैं ना। अब इसको भी मैं नेगेटिव अंदाज में सोचना शुरू कर दूं तो मेरे लिए क्या, हम भी उन्हीं सब में खड़े हो जाएंगे, हम भी निकल जाएंगे पैसे। मगर हमें अंदाजा है कि वो पैसे की सेफ्टी नहीं है जो मुल्क से बाहर लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जोर इस चीज़ के ऊपर दिया जा रहा है कि अपने पैसे की अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए होगा। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो लोग दुबई में जाके इन्वेस्ट करें, लोग तो नहीं, खैर ज़ाहिर है कि वो एक ख़ास लोग हैं चंद जो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब तक कोई मेरा ख्याल नहीं है कि खातिर खा फ़ायदा इससे हुआ या हो सकेगा या आने वाले वक्त में उनसे जो है वो कोई फ़ायदा उठा सकेंगे। बहरहाल तो ये बेहतरीन मौक़े हैं। शहर कराची के अंदर बिलखुसूस जो ही काम करना चाहते हैं वो इनसे जनाब सईद रोशन अली वारसी साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। ये एडवाइस ज़रूरी है, ले लेनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग जो है वो हर किसी बंदे से जाकर बात करते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में ख़ास तौर पे हर किसी से मशवरा करते हैं और उसके बाद भी नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए? और मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि अपने से पहले भी हम और आप इस प्रोग्राम में तस्करा कर चुके हैं, शहर से बाहर जो स्कीमों के अंदर जो पैसा लगाया और जो कुछ हुआ उसका तो बड़ा भयानक नतीजा निकला है। तो अब लोग बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए, और इससे मार्केट को कितना नुकसान हुआ ये तो बताएं, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ गए। यासिर मियाँ, मैंने आपसे कहा ना कि लोगों में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया इसी वजह से जी। कि गलती खुद की, किसी के कहने पे की, लोगों के कहने पे की, पैसा वहाँ पे चला गया, डूब गया। अब उस पैसे में उन्होंने बहुत बड़े बड़े एम्पायर बनाए हुए थे कि हमारे ये पैसे इतने हो जाएंगे, अब वो बिल्कुल माइनस हो गए। अब माइनस हो गए, जाहिर है उनको दुख होता है, अफसोस होता है। अब वो उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। तो अपनी गलती पे भी नज़रसानी करें कि हमसे क्या गलती हुई है। बिल्कुल ठीक है। हमने गलत जगह पैसा लगाया। पैसा कहाँ लगाया? आपने उनके टाइटल चेक किया, वो ज़मीन किसके नाम पर है, ज़मीन लीज है कि नहीं है? आपने देखा बस सही है, हर चमकती चीज़ तो सोना नहीं होती ना। तो ये तो हमारी अपनी गलती है। बदतरीन करप्शन के केसेस के अंदर उनका नाम है और उनके पास लोग जाकर पैसा लगाते हैं। मैं हैरान हूँ, ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो मोटी सी ये बात करता हूँ कि पैसा लगाएं, हर जगह लगाएं। ये DHA से बाहर भी लगाएं, पूरे कराची में लगाएं, पाकिस्तान में लगाएं। यार आपको अल्लाह ने अकल दी है, आप सेफ्टी का तो ख्याल रखें। अगर आप एक चीज़ के मालिक हैं तो मैं आप ही को पैसे दूंगा ना। मालिक कोई और है, आप चीज़ बेच रहे हैं, मैं आपको पैसे दूंगा और ये उम्मीद रखूंगा कि आप मुझे देंगे। आपका तो टाइम पूरा होगा, आपको जो सर्टेन अमाउंट मिलेगी आप तो चले जाओगे, फिर मैं जाके इंसाफ किधर मांगूंगा? जिसको जो मालिक उसको तो अपने पैसे ही नहीं दिए, कल आप उनको ढूंढेंगे यासिर साहब कहा है तो यासिर साहब होंगे ही नहीं यहाँ पर। वो तो 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आए, अपनी बिल्डिंग बेचने के लिए आए, बेचेंगे, अपना कमीशन लेंगे, निकल जाएंगे, फिर किसको ढूंढेंगे? तो ये हमारे लोगों की गलती है कि लोग पैसे किसको दे रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप रियल इस्टेट में पैसा मालिक को दें, मालिक को दें, और मालिक को दे के 1-1, 2-2 महीने का टाइम मत लें।
आप उनसे बोले भाई हमने ये पे ऑर्डर बना दिए, आप चले जाकर ट्रांसफ़र करें, पहले उससे सर्च निकलवा लें, एनओसी ले लें, एनडीसी ले लें, उसके बाद जाए जाके उनको स्ट्रेट वे एक ही दिन में जाके पेमेंट करें, या जिस दिन आपके पास पूरी पेमेंट आ जाए उस दिन आप जाके करें। आप एक महीने का टाइम लेकर उसको 50% या 25% या 10% पेमेंट दे देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि एक महीने के बाद, क्योंकि आपकी लालच ही होती है कि अगर ये एक महीने में पैसे बढ़ गए तो मैं बेच दूंगा। तो बेचने वाला भी बेवकूफ़ तो नहीं है, उसने भी अपना कोई बचत का रास्ता रखा हुआ है। तो जहाँ पे लालच का फैक्टर आता है वहाँ पे फिर नुकसान के भी चांसेस होते हैं। बेहतर ये है कि आप ये सोचें कि भाई पैसे पूरे हैं, आप उसको कहें भाई ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 करोड़ की चीज़ है, आपको लगता है कि ये 50 लाख मैंने कमाने, आप उसको बोलो मैं कल पेमेंट करता हूँ, आप 4.5 करोड़ में दे दें, आपको 50 लाख का फायदा हो गया। अगर वो वाकई ज़रूरतमंद होगा तो आपको 50 लाख 4.5 करोड़ में दे देगा चीज़, आपको 50 लाख का फायदा हो जाएगा। मगर लोग क्या करते हैं, 5 करोड़ में लेंगे, महीने का टाइम लेंगे, 2 महीने का टाइम लेंगे, इस उम्मीद पर लेंगे कि अगर ये 5.5 में बिक गया तो मुझे 50 लाख का फायदा होगा, मैं किसी और से पेमेंट करवा दूंगा। तो हर जगह पे जहाँ पर ये लालच का अंसर होगा तो वहाँ पे फिर इंसान के फंसने के चांसेस भी होते हैं। तो ये लालच जो है ना, ये गालिब आती है जिसकी वजह से लोग जो है वो नुकसानात उठाते हैं, और यही चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे सेगमेंट का मकसद भी यही होता है कि ख़ास तौर पे जब आप इन्वेस्ट करने जाएं तो सबसे पहले मशवरा ज़रूरी है। और जो स्पॉन्सर्स हैं, खैर बड़ी लंबी बात है, हमारे लोगों को शायद समझ में नहीं आती और समझाना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होती है। तो मद्देनज़र रखें इन चीज़ों को। ख़ास तौर पे जो दस्तावेज़ात होती हैं मुकम्मल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी किसके नाम से बिलोंग करती है, किसके पास उसके सारे इख्तियारात हैं, मिल्कियत किसकी है, वो तमाम चीज़ें जांचना ज़रूरी होती हैं। लेकिन महज थोड़े फ़ायदे के लिए बहुत कम अट्रैक्टिव प्राइसेस ऐसी होती हैं, आजकल तो ऑफ़र कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम बन चुके हैं जगह जगह बोर्ड्स आपको, बल्कि इश्तिहार भी अब तो मैं देख रहा हूँ बना रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्ट लोग हैं वही अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ, सबसे ज़्यादा शहर के अंदर जो है वो मामलात ख़राब हैं, वही इश्तिहारों के अंदर बता रहे होते हैं कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, ये करें वो करें। ये भी एक बड़ा कमाल है। हाँ जी, अब इसके अंदर मज़ीद इजाफा करेंगे। मैंने अभी इश्तिहार देखा कुछ दिन पहले, देखा क्या डिलीवरी है, क्या परफॉर्मेंस है, ज़ीरो सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को बता रहे हैं जी ये नहीं करना और ऐसे नहीं करना और वैसे नहीं करना। आप फरमाइए क्या करें। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस चीज़ का इश्तिहार है ना उसको बॉयकॉट कर दो। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। वैसे सबसे ज़्यादा लोगों ने नुकसान ही उसमें उठाया रियल एस्टेट में, जिन्होंने ये इश्तिहारात देकर जो है वो काम देखिए किया। जो जी चीज़ अच्छी होती है उसको इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वहाँ लोग खुद आते हैं बिल्कुल सही और है। लोग रेफरेंस पे आते हैं कि यार आपका कोई नया प्रोजेक्ट बने तो हमें बताना, हमें हमारे घर वालों को, हमारे ख़ानदान वालों को चाहिए आपसे, तो वो चीज़ वैसे ही बुक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ नहीं बिकती है उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। अब लोग वहाँ लालच ही होती है कि आप 5,000 रुपये दे के अपनी प्रॉपर्टी की बुकिंग करवा लें। अब लोग देखते हैं जेब में हाथ डालते हैं, 5,000 तो रखे हुए हैं। अब ये तरीका है, 5,000 दे के फिर नेक्स्ट मंथ जो है ना उसको 10,000 लेंगे, फिर 20,000 लेंगे। आपने अगर 1-2 लाख रुपए दे दिए, गरीब आदमी के 2-1-2 लाख चले गए, अब तो उसने 20-25 लाख रुपए देने देने कुछ भी करके। तो वो बिल्कुल इस सही। तरीके से भी लोग पैसे लेते हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें नहीं जाना चाहिए इश्तिहार वाले प्रोजेक्ट के ऊपर, और लालच में नहीं जाना चाहिए। कि सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। और मैं इसी के साथ साथ एक हेल्थ के हवाले से भी बात कर दूँ ज़रूर कीजिए। कि देखें अभी माशाल्लाह अभी एक बड़ी खुशखबरी ये है कि कराची के साथ पहले बहुत नाइंसाफ़ी हो रही थी, अब कराची में कराची प्रीमियर लीग शुरू हो रही है, जो कि कल से शुरू हो रही है। तो उसमें टोटल 8 टीमें हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे ये गवर्नर साहब का। तो गवर्नर साहब ने ख़ुद जो है जाके इसमें दिलचस्पी जाहिर की। यूनुस खान जो है इसके प्रेसिडेंट हैं और इनकी क्रिकेटर कोशिशों ही हैं वो भी? जी क्रिकेटर ही हैं? जी जी वो अच्छा यूनुस अच्छा खान, अच्छा, मोहम्मद क्रिकेटर है। यूनुस खान जो हमारे क्रिकेटर अच्छा अच्छा लीजेंड अच्छा, जिन्होंने सही 10,000 सही। रन बनाए हुए, वो इन बच्चों की कोशिशों के लिए कि जो कि बच्चे हमारे यहाँ पर इधर उधर चक्करों में पड़े होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया कि एक लीग शुरू करवा रहे हैं कराची के लिए, कि क्रिकेट लीग। कराची प्रीमियर लीग क्रिकेट के हवाले से। तो उसमें हमारे जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने एनओसी ली जाके पीसीबी से, जो कि बहुत मुश्किल काम था, गुज़श्ता 6-7 साल से नहीं मिल रही थी। तो अभी माशाल्लाह एनओसी भी मिल गई। और जो यूनुस खान साहब हैं वो प्रेसिडेंट हैं, वो लीड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कराची के जो लड़के हैं वो भी नज़रों में आएँ, बाहर निकलें, क्रिकेट खेलें, पाकिस्तानी टीम में जाके खेलें।
तो टोटल 8 टीम है, जिसमें अल्लाह की मेहरबानी समझ लें कि हमें भी एक अल्लाह ताला ने मौका दिया कि एक क्रिकेट टीम को अच्छा, हम बहुत भी खूब। माशाल्लाह ऑन कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो ड्रीम है वो ये है कि हम जो है ऐसे, जैसे लियारी हो गया, कोरंगी हो गए, लांडी हो गए, मलिर हो गए और बल्दिया गुलिस्तान टाउन, जौहर, इस तरह के वहाँ के इलाके। इलाकों से हमने बहुत अच्छा अच्छा खूबसूरत टैलेंट निकाला है और निकाल के अपनी टीम एक बनाई है। बहुत खूब। और उसमें माशाल्लाह हमने सिर्फ इनकरेज करने के लिए बच्चों को, उमर अकमल को भी अपनी टीम में ले लिया है हमने कि वो भी ओपनिंग करेंगे और कल से इंशाल्लाह वो जियो सुपर पे लाइव मैच दिखाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम इसलिए है कि जो बच्चों को हेल्दी माहौल मिलेगा, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे। तो ये भी मैं इन अपने आवाम को, लोगों को से बताना चाह रहा हूँ कि देखें ये भी एक अच्छा कदम है। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि इस टूर्नामेंट को अल्लाह ताला कामयाब बनाए और बच्चों को मौके मिले कि वो पाकिस्तानी टीम में जाए, अब खेल सकें। खेलों के मौके सबके लिए होने चाहिए भाई, ज़रूर खेलों की सरगर्मियाँ होनी चाहिए, वगरना अगर ना ये की जाए तो फिर नतीजा यही निकलता है जैसे आपकी हॉकी तबाह हुई, क्रिकेट तबाह हुई और सारे खेल मुल्क से तबाह हो गए। तो इसके लिए ज़रूरी ये था। बहरहाल ये तो बहुत पहले करने के काम थे, लेकिन चलें फिर भी दुआ करते हैं कि कोई भी ये सिंसियर एफर्ट अगर कर रहा है किसी भी खेल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से नहीं, पाकिस्तान में और बहुत सारे खेल खेले जाते रहे हैं माजी में और उसमें बड़ा प्राइड पाकिस्तान के पास रहा है जो कि अब तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। तो बहरहाल इस हवाले से अगर काम करें तो उसको यकीनन सराहे जाने की ज़रूरत है। आखिर में मैं चाहूँगा ज़रा भी रियल इस्टेट के हवाले से ही बात हो रही है, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं ज़रा उसका भी हवाला दे दें। लोग कहते हैं अमूमन कि बड़ा मुश्किल है, चीज़ें बड़ी महंगी हैं, हमारी दस्तरस से दूर हैं, कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाए। रोशन साहब इसके बारे में मशवरा देते हैं, ज़रा फरमाइए कैसे इन्वेस्ट किया जाए और क्या सोच कर जो है क़दम रखा जाए, फरमाइए। यासिर साहब, इस वक्त जो हालात हैं इतने अच्छे, इतने खुशगवार हालात हैं कि आपको पूरे कराची में जो ना 1 लाख रुपए गज से या 1.5 लाख रुपए गज से कम ज़मीन शायद तस्वुर भी ना हो, मिलेगी भी तो शायद उसकी लीज ना हो। तो आपके पास इतनी खूबसूरत जगह डिफेंस फेज 8 जो कि पूरे कराची की जान है, सबसे खूबसूरत इलाका डिफेंस फेज 8, वहाँ पे सप्लाई बहुत है इस वक्त प्लाटों की। वहाँ प्लाट आपको, आप बिलीव कर सकते हैं कि 65,000 रुपये गज के हिसाब से भी आपको ज़मीन मिल रही है, 65,000 रुपये गज में वीवीआईपी जगह के ऊपर। तो ये टाइम है वहाँ पे इन्वेस्ट करने का। जिन लोगों को नहीं मालूमात वो आए, हमसे मालूमात लें, हम उनको समझाएंगे और वो ज़िंदगी में याद करेंगे, दुआएं देंगे हमेशा कि यार कितने अच्छे टाइम पे ले लिया। और ये टाइम कुछ अरसे के लिए, उसके बाद यही ज़मीनें आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए गज की नज़र आएंगी। तो ये मैं चाहता हूँ लोगों को कि जो लोग अगर परेशान हाल हैं, वो पैसे बनाना चाहते हैं, वो अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इस वक्त बड़ा गोल्डन मौका है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास पैसे नहीं है, हमारे पास आए, हम आपको इंस्टॉलमेंट में दे देंगे प्लॉट, इंस्टॉलमेंट में आपको बिल्डिंग दे देंगे, इंस्टॉलमेंट में बंगले दे देंगे आपको। तो ये कितना अच्छा मौका, आपके पास बहुत अच्छी पैसे नहीं है अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल मगर सही। कम से कम फ्रॉड इसलिए नहीं है कि वो ज़मीन हमारे नाम पर होगी, ज़मीन लीज होगी, डीएचए की एनओसी होगी। देखिए इतनी सेफ्टी होगी, उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये तो फिक्र नहीं होगी कि पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल तो आप सही। उधर करें, एक तो कम पैसे और अच्छी जगह पर, वीवीआईपी जगह, गेटेड कम्युनिटी होने जा रही है फेज 8। तो आपके पास इतने सुनहरी मौके, मगर लोगों को अंदाज़ा नहीं है। लोग इधर उधर जाते हैं, जिस जहाँ रहते हैं वो वहीं का सोचते हैं, उससे आगे बिल्कुल सोचते ही ठीक है। नहीं है। उनका दिमाग ही एक हद तक फिक्स हो गया एक जगह पे। अगर कोई मलिर में रह रहा है तो वो मलिर से बाहर ही नहीं निकल रहा, बिल्कुल उसको ठीक है। पता ही नहीं है, उसने पूरी दुनिया मलिर को समझ लिया। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत आप अच्छी बात आपने की है और ये भी इश्तिहारों के ज़रिए ही माफ़ कीजिएगा, तो ये जो जो कुछ हो रहा है, बहरहाल जी इसमें आंखें खुली रखें। ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से ख़ास तौर पर रियल इस्टेट में, बिलखुसूस शहर कराची के अंदर तो कोई जिस तरह के मामला सामने आते हैं, अगर उसका तस्करा शुरू करें तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम जो वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल जी सेगमेंट का वक्त जो है मुकम्मल होता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रोशन अली वारसी साहब का, कोई तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू की। वक्त हो रहा है जी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।